हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कैलोरीमेट्री पर बेस्ड। गाइस ये 11 चैप्टर है आपकी बुक का और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर से डर लगता है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स काफी लॉजिकल हैं, लेकिन जो फिजिक्स लवर हैं उन्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या होता है कैलोरीमेट्री? तो द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। गाइस कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हीट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो उसको हम कैलोरीमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं हीट, कंसेप्ट ऑफ हीट। हीट क्या है? क्योंकि कैलोरीमेट्री को समझने के लिए आपको हीट को समझना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। द मॉलिक्यूल पॉसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उनके मोशन में होने की वजह से उनके पास एक एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। The molecule possesses potential energy due to the force of attraction on other molecules. आप लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके पास एक और टाइप ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। The sum of kinetic energy and potential energy of a molecules is called its internal energy. तो भाई जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स हीट एनर्जी। तो गाइस जो ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस की हीट एनर्जी बोलते हैं। तो हीट एनर्जी इज नथिंग, हीट एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी और इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। तो गाइज अब हम समझेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट फ्लो कैसे करती है, ठीक है ना? तो गाइज उसको समझने से पहले हम समझेंगे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का क्या मतलब है। तो गाइज अ हॉट बॉडी हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी। तो गाइज सपोज करिए दो बॉडी है, एक है हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी हम कब बोलेंगे कि ये बॉडी हॉट है ना? अगर वो बॉडी जिसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे हॉट बॉडी, और जिसमें इंटरनल एनर्जी कम होगी उसको बोलेंगे कोल्ड बॉडी। ठीक है, When hot body is kept in contact with the cold body, जब हम हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो आपने देखा होगा द कोल्ड बॉडी वार्म्स अप। जो कोल्ड बॉडी है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, while the hot body cools down, और जो हॉट बॉडी है वो कूल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर हम दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो धीरे धीरे वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। अब गाइस यहां पर अगर हम देखें कि जो कोल्ड बॉडी है वो वार्म हो रही है और जो हॉट बॉडी है वो कूल हो रही है, इसका मतलब कहां चेंज आ रहा है? इसका मतलब चेंज आ रहा है उनकी इंटरनल एनर्जी में। द इंटरनल एनर्जी ऑफ कोल्ड बॉडी इंक्रीजेस। इन दिस केस जब हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा है, हॉट बॉडी कूल हो रही है, कोल्ड बॉडी वार्म हो रही है, तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है कोल्ड बॉडी की वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब वो वार्म हो रही है, और जो इंटरनल एनर्जी है हॉट बॉडी की वो डिक्रीज कर रही है, इसलिए वो कूल हो रही है। तो यहां पर हमने समझा कि जब दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखेंगे तो हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी कम होगी, कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इट मींस हॉट बॉडी अपनी एनर्जी लूज कर रही है, कोल्ड बॉडी अपनी एनर्जी एनर्जी गेन कर रही है। इट मींस हीट एनर्जी
फ्लो कर रही है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. देयर इज अ फ्लो ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो यहां पर जो डायरेक्शन होती है हीट की वो क्या होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. तो जब भी आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखोगे, एक हॉट बॉडी हो एक कोल्ड बॉडी हो, तो हमेशा हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज हीट एनर्जी, तो गाइस हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी बॉडी में, उन सबकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी. ठीक है. इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है जब भी हम उन्हें कॉन्टैक्ट में रखते हैं. चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ हीट. तो गाइज आप में से काफी लोगों को पता है हीट की यूनिट, तो मुझे कमेंट करिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट. यस गाइज, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. हम कोई सी भी एनर्जी की फॉर्म ले लें, सारी की सारी एनर्जी जो है उनकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है. लेकिन हीट के लिए हमने एक अलग से एक और यूनिट को डिफाइन करा हुआ है, दैट इज कैलोरी. तो मोस्टली हीट को हम कैलोरी में मेजर करते हैं. जूल में तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो तो ऐसा यूनिट है, साथ में हम हीट को कैलोरी में भी मेजर करते हैं. तो अब समझते हैं कि क्या रिलेशन होता है कैलोरी और जूल में. तो गाइस याद रखिएगा 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल विच इज नियरली इक्वल्स टू 4.2 जूल. ठीक है. तो ये वैल्यू को याद रखनी है. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल और 4.2 जूल. ठीक है. अगर हम बात करें 1 किलो कैलोरी की, तो गाइस 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी. और अगर हम कैलोरी को जूल में लिखे हैं तो वी कैन राइट 4.186 which is 4186 जूल, जिसको हम नियरली 4200 जूल भी बोल सकते हैं. तो गाइस ये वैल्यूज आप याद रखिएगा. तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल which is nearly 4.2 जूल and 1 किलो कैलोरी is 1000 कैलोरी. और अगर जूल में हम देखेंगे तो that is 4200 और 4186 जूल. तो गाइज ये रिलेशंस आप याद रखिएगा. तो गाइज अब हम देखेंगे व्हाट इज कैलोरी. कैलोरी क्या होता है, कैलोरी को डिफाइन कैसे करते हैं. तो गाइज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो गाइज यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, उनको समझना जरूरी है. कुछ लोगों को लगता है सब्सटेंस, नहीं गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ वाटर की. तो कैलोरी को डिफाइन करने के लिए हमने कौन सा सब्सटेंस लिया है, वाटर लिया है. तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर. गाइस जब 1 ग्राम वाटर को हम हीट करें और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी वाटर गेन करेगा, दैट इज नोन एज कैलोरी. ठीक है. तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. गाइस यहाँ पर जो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको भी हमने स्पेसिफिक करा है कि वो टेम्परेचर होना चाहिए 14.5 टू 15.5. तो दूसरी डेफिनेशन में आप देखेंगे हमने क्या लिखा, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री ना लिख के हमने लिखा फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5. तो इस रेंज में ही वाटर का टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है. अगर राइज करता है तो जितनी हीट एनर्जी वाटर गेन करेगा दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी. तो गाइस ये डेफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए. आप ऊपर वाली डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस के साथ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है. ठीक है गाइस. अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज किलो कैलोरी. किलो कैलोरी क्या होता है, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. जब आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो कैलोरी की थी. यस गाइस ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, लेकिन जो चेंज है वो है
अमाउंट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। जब हम 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम वाटर 1 ग्राम लेते हैं, और जब हम किलो कैलोरी को डिफाइन करते हैं तो वाटर हम लेते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैलोरी को डिफाइन करने में वाटर लेंगे 1 ग्राम, और किलो कैलोरी को डिफाइन करने के लिए वाटर का अमाउंट लेंगे 1 किलोग्राम। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा पूरा हीट। चलिए अब समझेंगे टेम्परेचर। तो गाइस हीट में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो गाइस द बॉडी विच इम्पार्ट्स हीट इज सेड टू बी एट हायर टेम्परेचर देन द बॉडी विच रिसीव्स हीट। आप लोगों को पता है कि जो हॉट बॉडी है, हम हमेशा बोलते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बॉडीज। तो इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आपने किसी बॉडी को टच किया और वो आपको टच करने पे लगी हॉट बॉडी, इट मींस कि उसकी इंटरनल एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है, और वी कैन से उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो हमें हॉट फील होगी, और अगर उसी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से डिफरेंट है, कम है, तो वो हमें कैसा फील होगी? कूल फील होगी, कोल्ड फील होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, गाइस अब टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज इट इज द पैरामीटर व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो गाइस किसी का भी थर्मल स्टेट, थर्मल मतलब हीट, तो किसी में कितनी हीट है वो हमें कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है। तो वी कैन से डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दी बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है, सपोज करिए आपने दो बॉडीज को टच करा, दोनों हॉट है, एक लेस हॉट है एक ज्यादा हॉट है, तो वो हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट। तो टेम्परेचर हमें फिर से बता सकता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, क्योंकि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही फ्लो होती है। तो हॉट बॉडी मतलब हाई टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी मतलब लो टेम्परेचर। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी ही फ्लो होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए गाइस सपोज करिए वी हैव 3 बॉडीज ए, बी, सी। ठीक है गाइस, मैंने इसको टच किया और मुझे फील हुआ ये हॉट बॉडी है। ठीक है, मैंने टच किया, मुझे फील हुआ ये कोल्ड बॉडी है, और मैंने इसको टच किया, मुझे फील हुआ ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, में रखा। जब मैं ए और बी को कॉन्टेक्ट में रखूंगा तो हीट फ्लो होगी किस बॉडी से किस बॉडी में होगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो यहां पर हीट फ्लो हो गई ए टू बी। ठीक है, जब हमने ए और बी को कॉन्टेक्ट में रखा है। सिमिलरली हम ए और सी को कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो हीट फ्लो होगी ए टू सी, बिकॉज ए इज हॉट बॉडी एंड सी इज कोल्ड बॉडी। ठीक है, यहाँ पर तो हमें ये समझ में आ गया कि हीट कहां से कहां तक फ्लो होगी। लेकिन गाइस बी और सी को कांटेक्ट में रखूंगा तो अब मुझे बताओ किस बॉडी से टेम्परेचर, हीट किस बॉडी में मूव करेगी? तो यहां पर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने देखा दोनों कैसी हैं? कोल्ड बॉडी हैं। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझते हैं गाइस, सपोज करिए ये है 10 डिग्री सेल्सियस, ये है 15 डिग्री सेल्सियस और ये था 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर के बेसिस पे देखा है तो दिस इज हॉट बॉडी, अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए कोल्ड बॉडी है। लेकिन यहां पर अगर देखें ए बी में तो बी इज कोल्ड और ए इज हॉट, सी इज कोल्ड। लेकिन जब हम बी और सी को कंपेयर करेंगे तो जब इन दोनों को हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि बी इज हॉट बॉडी एंड सी इज कोल्ड बॉडी। समझ में आ गया? तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कौन सी बॉडी हॉट बॉडी है और कौन सी बॉडी कोल्ड बॉडी है कंपैरिजन में। तो जब हमने ए और बी को देखा तो बी कोल्ड बॉडी थी, ए हॉट बॉडी थी। लेकिन अब जब हम बी और सी को देख रहे हैं तो बी यहां पर अब क्या हो गई? हॉट बॉडी हो गई और सी क्या हो गई? कोल्ड हो गई। यानी कि बी एक साथ कोल्ड बॉडी का रोल प्ले कर रही थी और सी के साथ हॉट बॉडी का रोल प्ले कर रही थी। तो आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लो ऑफ हीट को समझने में। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझते हैं। इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज प्लेस इन कॉन्टेक्ट, अगर हमने दो बॉडीज को कॉन्टेक्ट में रखा है और
फिर भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दे आर सेट टू बी एट सेम टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। यानी कि अगर दो बॉडी जिनका टेम्परेचर सेम है और अगर हम उन्हें कांटेक्ट में रखें एक दूसरे के, तो हीट कभी भी फ्लो नहीं करती, क्योंकि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी मूव करती है, फ्लो करती है। बट इट डजंट मीन दैट बोथ बॉडी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इन देम। लेकिन गाइज ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है जब दो बॉडीज को हमने कांटेक्ट में रखा, हीट फ्लो नहीं हो रही, तो दोनों के अंदर हीट इक्वल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन दोनों के अंदर का जो हीट कंटेंट है, हीट अमाउंट है, वो डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। अब क्यों वेरी कर सकता है, इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो गाइस व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इसको आप याद कर लीजिए, काफी लोगों को पता है कि जो टेम्परेचर है उसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन, और लेकिन इसकी अदर यूनिट भी है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये दो और यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नॉर्मली इंडिया में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसकी? केल्विन है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां जिस पर हीट एनर्जी डिपेंड करती है। तो गाइस देयर आर 3 फैक्टर्स, याद कर लीजिए। 3 फैक्टर हैं। फर्स्ट, मास ऑफ द बॉडी, सेकंड, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एंड थर्ड इज राइज इन टेम्परेचर। तो 3 फैक्टर है जिनके ऊपर हीट एनर्जी डिपेंड करती है। फर्स्ट, मास ऑफ द बॉडी, सेकंड, नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड थर्ड, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए अब एक एक करके तीनों को समझेंगे कि कैसे हीट इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस जो फर्स्ट फैक्टर था हमारा मास, तो गाइस हीट जो है वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट जो है वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। गाइस सपोज करिए मैंने वाटर लिया, एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया 1 किलोग्राम और दूसरे कंटेनर में मैंने वाटर लिया 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने सब्सटेंस तो सेम लिया है, वाटर, लेकिन जो अमाउंट है, जो मास है, वो डिफर कर लिया। पहले में है 1 किलोग्राम, दूसरे में है 5 किलोग्राम। अब मैंने दोनों को हीट करा सेम टेम्परेचर तक। तो अब आप सोच के बताइए, क्या दोनों को मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं ना। जो वाटर का अमाउंट कम है उसको हमें कम हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मींस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पर जो हीट है वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड इज equal masses of the different substance require different amount of heat energy to raise the temperature by the same amount. It is expressed in terms of specific heat capacity C. Guys यहाँ पे second point है material, मतलब different substance को हम same amount लें और same temperature तक rise करें, तो दोनों में heat energy जो gain होगी वो different होगी। For example, गाइज अगर मैं एक कॉपर रॉड लूं और एक आयरन रॉड लूं, दोनों का मास सेम लूं, कॉपर और आयरन दोनों का मास मैंने लिया सेम, और दोनों को मैंने सेम टेम्परेचर तक राइज हीट किया, तो हम देखेंगे जो कॉपर है वो कम हीट लेगा और सेम टेम्परेचर अचीव कर लेगा, लेकिन जो आयरन है वो ज्यादा हीट लेगा सेम टेम्परेचर अचीव करने के लिए। इट मीन्स कि डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ सेम मास, उनको अलग अलग हीट अमाउंट चाहिए होता है सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए। दिस इज सेकेंड फैक्टर, दैट इज material. Third is the amount of heat energy required is found to be directly proportional to the rise in temperature. Guys अब हम जो थर्ड फैक्टर है that is rise in temperature. Suppose करिए हमने वाटर लिया, दोनों दो कंटेनर में सेम अमाउंट लिया, एक में लिया 1 किलोग्राम और दूसरे में भी 1 किलोग्राम। अब पहले वाले को मुझे सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है और दूसरे वाले को मुझे 50 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है। यहाँ पर मैंने क्या चेंज करा? मैंने दोनों का राइज एंड टेम्परेचर चेंज कर दिया। पहले को मैं सिर्फ 10 डिग्री तक हीट करूंगा और दूसरे को मैं 50 डिग्री तक हीट करूंगा। अब सोच के बताओ, क्या दोनों को मुझे सेम हीट देनी पड़ेगी? नहीं। जहां पर मुझे कम टेम्परेचर राइज करना है वहां पर मुझे हीट एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जहां पर मुझे ज्यादा टेम्परेचर तक राइज करना है वहां पर हीट एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स
heat energy is directly proportional to change in और rise in temperature। तो गाइज ये दो फैक्टर हो गए जहां पर हीट एनर्जी डिपेंड कर रही है, लेकिन फैक्टर्स हैं तीन। ठीक है, चलिए डेरिवेशन देखते हैं। तो गाइज Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर लिया, तो हमने देखा Q जो है वो मास और राइज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर हमने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को चेंज करा, इक्वल साइन, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया दैट इज सी एम डेल्टा टी। तो गाइज यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो हमारा सेकंड पॉइंट था, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस डिफरेंट सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो गाइस जो तीन फैक्टर है वो यहां पर भी आ गए, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से एम सी डेल्टा टी। आपने इस फॉर्मूला को जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड मटेरियल के। तो गाइस यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, बिकॉज c एक कांस्टेंट है जो हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। ठीक है, तो गाइस ये सारे फैक्टर्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस फ्रॉम अबव q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t, ये साइन को रिमूव किया, इक्वल का साइन हटाया, तो वहां पर एक कांस्टेंट आ गया c। तो वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality which is called the specific heat capacity। अब मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं, स्पेसिफिक कैपेसिटी मटेरियल की वैल्यू है, मतलब अलग अलग सब्सटेंस जो हीट एनर्जी लेंगे वो उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो चीज यहां पर हमने C से डिनोट करी है। तो गाइस अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो गाइस समझते हैं, एक बॉडी है 50 जूल जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और एक बॉडी है जिसमें हीट एनर्जी है 100 जूल और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखूंगा तो यहां पर जो हीट एनर्जी है वो ऐड हो जाएगी, 50 प्लस 100 जूल हीट एनर्जी ऐड हो जाएगी दोनों बॉडीज को जब मैं कांटेक्ट में रखूंगा। लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर ऐड नहीं होगा, जो इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर होगा वो लाई करेगा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, तो हीट इज एडिटिव वेयर एज टेम्परेचर नॉट एडिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज ये हो गया हमारा हीट और टेम्परेचर का कंसेप्ट। ठीक है, तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।